नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। भारत की गोदी मीडिया और गोदी एंकर, इनकी बेशर्मी की कोई इंतहा नहीं है। ये बेशर्म अकेले डुगडुगी बजाने में लगे हुए हैं और उसी को डुगडुगी को ये डंका बोलते हैं, जबकि पूरी दुनिया में अब 56 इंची साहेब की थू थू होने लगी है। टॉप के विदेशी अखबार, दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें से एक द गार्डियन, उस अखबार ने नरेंद्र मोदी का शर्मनाक सच, मोदी सरकार का सच, मोदी की कंपनी का सच विदेश में छापा है और बड़ा बड़ा पूरी हेडलाइन लगा करके मोदी का सच बताया। ढोल मोदी की फट गई है, पूरी दुनिया में फट गई, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। अंधभक्त गायब हैं। अब अंधभक्तों की भी संख्या आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंधभक्त नहीं आपको नजर आएंगे कहीं पर भी बचाव करते। क्या बचाव करेंगे? अब सिर्फ और सिर्फ ये सरकारी पैसे पर मौज मार रहे बेशर्म, बेहया गोदी एंकर और गोदी मीडिया, यही जो है डंका के रूप में डुगडुगी बजा रही। इनको लगता है कि ये काम बंद कर देंगे तो उनका राशन पानी बंद हो जाए, उनके मौज मौज में ही है ना देश, उनकी मौज बंद हो जाएगी। आप खबर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, हम द गार्डियन की खबर आपको दिखाएंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी भी हालात कैसे हैं हमारे देश में? विदेश में हमारी रिपोर्ट छप रही है, हमारे देश के क्या हालात हैं सिर्फ एक खबर से आपको दिखाता हूं, और ये ताजा खबर है, अभी हेडलाइन लगी है आज तक पे। जरा दिखाइए। दुनिया के मंच पर दिखा भारत का दम। देखिए जरा इसको, यही यही तो पढ़ा करके दर्शकों को यही दिखा करके तभी ना गांव देहात में कहते हैं कि भैया मोदी, तेल बढ़ गया, दाम बढ़ गया, कोई बात नहीं है, दुनिया में डंका बज रहा है। वो बेचारा जानते नहीं है कि डंका बज रहा है कि ढोल फटी है, क्या हालत है, उसे पता ही नहीं होता। वो कहता है हम आज तक देखे थे, हम फलाने चैनल देखे थे, तो क्लिप्स भी आ रहे हैं, कहते हैं कि भैया डंका बज रहा है, कौन सा चैनल देखे, तो बताते हैं फलाने चैनल पे देखे थे कि डंका बज रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है। अब आप देखो हेडलाइन, ये हेडलाइन क्या कहता है हेमंत भाई, कि दुनिया के मंच पर दिखा भारत का दम, रक्षा मंत्री बोले महाशक्ति है भारत, समंदर में बढ़ा रहा था। आप खबर के भीतर जाओगे ना तो ये जो जितना है ये सब फर्जीवाड़ा है, फ्रॉड है। उसने कहा भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, भारत अब सेना में आधुनिकीकरण और ये सब के कवायद कर रहा है। आधुनिकीकरण क्यों कह रहा है वो? क्योंकि भारत की सेना के आधुनिकीकरण के नाम पर उसको बेचना है, सामान बेचना है। आप मतलब कितने ये सब नॉनसेंस। हम लोग एक्सपर्ट नहीं, हम तो बहुत सामान्य अपने आप को मानते हैं पत्रकार, बहुत सामान्य। ये सब बड़े बड़े हैं, ये जाहिलों को पता ही नहीं चलता है कि किस लिए क्या मोटिव होता है। ये कहेंगे ये जो है वैश्विक राजनीति पर कहते हैं हम एक्सपर्ट हैं, हम चर्चा करेंगे। भीतर देखिए क्या बोला है, उसके अलावा क्या बोला है पढ़िए जरा हेमंत भाई गौर से। हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कराने में मदद की। बात यह है कि पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक सैन्य टकराव हुआ था, फिर दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था। ट्रंप और अमेरिका बार बार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने शांति कराई है, लेकिन भारत शुरू से कहता रहा है बाकी तो भारत का डंका बजना है, लेकिन लगा करके तीसरे की भूमिका नहीं थी। हटा दो, हटा दो। ये सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग हर साल होता है, इस साल भी 44 देशों के वहां पर रक्षा मंत्री और मतलब जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको ही डेलीगेशन भेजा गया है वो वहां पर मौजूद है। पिछले साल यही सांग्रीला डायलॉग में हमारी पोल भी खुली थी, याद हो। इसी सांग्रीला डायलॉग में हमारे डिफेंस अटैची ने, शायद यही था ना हेमंत भाई, हाँ, जहां पर पोल खुली थी हमारी, उसी सांग्रीला डायलॉग में अमेरिका का रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कह रहा है, वो बड़ी जोर दे के कहा कि अमेरिका अमेरिका ने, हमारे राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को, युद्ध को खत्म करवाया। और हेडलाइन क्या लग रही है, वो बेइज्जत कर रहा है हमें। मतलब आप एक कल्पना कर सकते हैं क्या?
वही वाला जैसे कई बार फिल्मों में दिखाता है कितना अच्छा मारा आपने, आपने मारा नहीं, आपने सहलाया, उस टाइप का वो बेइज्जत कर रहा है। और ये इतने मतलब क्या कहूँ, पॉमेरियन उमेरियन वो लगता है ये सब सुअर हैं, ये गंध में लौटते हैं। और गंध में लौटते हैं तो आपने देखा होगा गांवों में अगर रहे होगे, सुअरें जब लौटती हैं तो बदबू बहुत दूर तक फैलती है, क्योंकि जो कीचड़ परत उस पर बन चुकी होती है, उसको लोट लोट करके उसको बदबूदार कर देते हैं, भीतर की बदबू निकाल देते हैं। तो ये वो है, ये हेडलाइन नहीं लगाता तो हम इसकी बेइज्जती की चर्चा नहीं करते ना। ये हेडलाइन लगा के हमको मजबूर कर रहा है कि हम सच बताओ कि क्या हुआ असल डायलॉग में। 44 देशों के सामने भारत बेइज्जत हो रहा है, कह रहे हैं कि भारत का डंका बज गया, वैश्विक मंच पे भारत का डंका बज गया। अब दिखाते हैं वैश्विक मंच पे भारत के साथ हुआ क्या। लाओ भैया द गार्डियन की हेडलाइन अब दिखाओ, इसके साथ आप तुलना कीजिएगा। हेमंत भाई बताइए कहानी। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक है ये द गार्डियन, और 205 साल पुराना अखबार है। 205 साल इसकी रिपोर्टिंग, इसके एडिटोरियल्स, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। और ये मैनचेस्टर गार्डियन के नाम से शुरू हुआ था और बाद में ये द गार्डियन के नाम पर आया। इसने जो भारत के अंदर जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ, इंडिया के अंदर तो सब हजम कर गए। 17-17 साल के बच्चे जो एग्जाम में अपीयर हुए थे वो मोदी जी की पोल खोल रहे हैं कि कैसे सीबीएसई ने खेल किया उसको कंपनी को देने के लिए, कितनी बार उसके स्टैंडर्ड्स गिराए गए और गिराए गए। 17 साल के बच्चे ने पूरा ब्लॉग लिखा है जिसे राहुल गांधी ने भी रिट्वीट किया। लेकिन भारत का बाकी गोदी मीडिया, जो पोमेरियन सुअर जो आपके हैं, वो सारे शांत बैठे हुए, कहीं कोई चर्चा परिचर्चा कुछ नहीं। और हालत ये है कि आज जो सीयूईटी एग्जाम के अंदर जो टेक्निकल ग्लिच हुआ, वो खबर आप ढूंढोगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको सोशल मीडिया के अलावा। इतनी व्यवस्था मोदी जी की है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी की सारी परीक्षाएं जो है कौन कराता है, ये भी ध्यान रखिए, एनटीए, ठीक। ये आज वाली परीक्षा भी एनटीए की थी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई कुछ सीख लो यूपीएससी से, और वो सारी चीजें। तो गार्डियन ने क्या कहा है कि बाकायदा बहुत लीड स्टोरी लगाई है उन्होंने कि एग्जाम फेल, इंडियन स्टूडेंट्स कंप्लेन एन मास। भारत के जो छात्र हैं बड़े पैमाने पर शिकायत कर रहे हैं अबाउट मार्किंग एरर्स इन की फाइनल एग्जाम। प्लस 2 के एग्जाम में जो मेन की एग्जाम है उसके अंदर जो मार्किंग की गलतियां उनको वो कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। और उसमें बाकायदा फिर पूरा जो ऑन स्क्रीन मार्किंग, जो ओएसएम जो टेक्निक लाए थे कि पहले उसको स्कैन करके अपलोड करो और टीचर्स ऑनलाइन ऑन स्क्रीन चेकिंग करेंगे, ऑन स्क्रीन मार्किंग करेंगे, उसको लेकर के पूरी लीड स्टोरी इन्होंने लगाई। तो जिस चीज को आप भारत में छुपा रहे हैं पोमेरियंस के जरिए, सुअरों के जरिए, जो अपने आप को मीडिया कहते हैं, उसका डंका पूरी दुनिया में है। और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, सोशल मीडिया तो भारत तक सीमित नहीं है ना, अगर आप उठा के देखेंगे उसमें टॉप ट्रेंडिंग क्या है, सीयूईटी और भारत की एग्जाम पढ़ना। उसको भी थोड़ी देर में रुकवा देंगे, इतनी व्यवस्था है मोदी जी की। लेकिन अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग में हजारों हजार नंबर 1 ट्वीट वो इंडिया के अंदर वो। तो सवाल आशीष भाई क्या है कि 15 दिन हुए हैं, 16 दिन, और 16 दिनों के अंदर ये चौथी परीक्षा है जिसका कबाड़ा आप होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। और उसके बावजूद भी देश में कहीं कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। और वो क्या बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया, मोदी जी अब खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोदी जी सारी चीजों को देखेंगे और सारे का सारा काम वो करेंगे। देखिएगा, नीट सबसे पहले, उसके बाद सीबीएसई, फिर एसएससी और आज सीयूईटी। तो राहुल गांधी ने ठीक कहा कि 4 परीक्षाएं और 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। और दावे भी शुगुरु के, मगर देश में एक परीक्षा पूरी नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है, और जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आपका हिसाब करे। अभी तक मैं और आप कई बार थोड़े से निराशावादी कई बार झलकते हैं बातों में, लेकिन एक चीज आपने गजब की देखी होगी कि एक 17 साल के बच्चे ने, जिसने खुद परीक्षा दी थी, उसने मोदी जी के सारे डंके की पोल खोल के रखी। 17 साल का बच्चा। और उसकी हालत ये हुई कि उसने पूरा उस पर एक ब्लॉग लिख मारा, और ब्लॉग लिखने के बाद हालत ये हुई कि राहुल गांधी ने भी उसको ट्वीट किया। ये दिखाता है कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बाकियों की तरह कायर नहीं है, उनको अपना हिसाब लेना भी आता है। उस बच्चे का नाम है सार्थक सिद्धांत, 17 साल का है। और पूरे सीबीएसई के दस्तावेज, जो काम मीडिया का था ना आशीष भाई, जो जिस काम के लिए मीडिया देश में होता है, उसको सीबीएसई के दस्तावेजों को एनालिस करके बताना चाहिए था कि कोएप्ट को कैसे वो मिला, ठेका मिला। किसी ने नहीं बताया। तो 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने बताया कि कैसे मतलब सीबीएसई के डॉक्यूमेंट्री यूज किए उसने,
और लाभ पहुंचाने के लिए, उसको ठेका दिलाने के लिए सीबीएसई ने अपनी चयन प्रक्रिया में किस तरह का हेर फेर किया, हर स्तर के ऊपर स्टैंडर्ड्स को नीचे किया, स्कैनिंग की क्वालिटी को नीचे किया और हर चीज को नीचे करते चले। और उसने सार्थक सिद्धांत ने यह भी लिखा है कि सीबीएसई ने टीसीएस को साइडलाइन करने के लिए, अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए आरएफपी में ही बदलाव किए, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो टेंडर जिसको आप बोलते हो, उसमें ही बदलाव किए। और साथ ही उसने धर्मेंद्र प्रधान के इनकार की भी पोल खोली। जो चीज वो मना कर रहे थे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो सारी चीजें उड़ेड़ के रख दी। पूरा लंबा चौड़ा ब्लॉग है और आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा वायरल। सवाल आशीष भाई क्या है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो किसको बचा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बचा रहे आप। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बता रहे, वो पूरे आरएसएस के इकोसिस्टम को बचा रहे हैं। अभी जब मैं आपके पास शो के लिए आया तभी मेरी बात हुई कहीं, मुझे बताया गया कि राहुल गांधी ने इस बार इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया है और वो इसको पूरा उधेड़ के छोड़ेंगे कि कौन कौन लोग इसके अंदर हैं। और उसमें जो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण नाम आ रहा है, मुझे कुछ अड़कीस इंक्लिनेशन मिली है, ज्यादा बात तो भी करना ठीक नहीं रहेगा। अगर वो चीज स्टेब्लिश होगी, वो अमेरिका में नशे का भी व्यापार करता है और वो इस कंपनी में डायरेक्टर भी है कर सकता हूँ। आप कहीं मैं नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक बात आ जाए सारी चीजें, बस पर्सनली मैं आपसे शेयर कर दूंगा सारी चीजें। तो साफ साफ उसमें साबित हो रहा है कि किस तरीके से सारी स्वतंत्र न्यायिक जांच की इसके अंदर जरूरत है, इस सीबीएसई वाले घोटाले के अंदर। और सार्थक का जो काम दिखा रहा है ना आशीष भाई, वो दिखा रहा है कि जो भारत की जो जेन जी पीढ़ी जिसका आप जिक्र करते हो, वो केवल प्रतिभाशाली नहीं, वो निडर भी है और देर सवेर वो पूरी सच्चाई को लाकर सामने रखेंगे। सार्थक ने केवल शुरुआत की है। 17 साल का बच्चा है, उसके पास कोई सत्ता नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई उसके पास पीआरटी नहीं, कुछ दस्तावेज जो सीबीएसई के उससे सिस्टम से निकाले उसने, और सच जानने की जिद, और इतना बड़ा ब्लॉग लिख मारा। और अभी तक आईटी सेल से लेकर के किसी भाजपा या एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उसको काउंटर कर दे। ये छोटी बात नहीं, ये काम तो हमारा था, मीडिया का काम था, और ये बच्चे कर रहे हैं। इसका मतलब समझ लीजिएगा आप क्या है कि ये पीढ़ी कायर नहीं है, हमें निराशावादी होने की जरूरत नहीं है, यही इनको सबक सिखाएगा। इन 4 परीक्षाओं को आप वैसे मत मानिए, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं जो अपीयर करते हैं, क्या बनेगी उनके साथ। रात को आपने वो वीडियो देखा हुआ राहुल गांधी का 10.5 मिनट के आसपास का, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे नीट वाले, उसको हम भी पेरेंट्स, हमारे भी बच्चे। आज किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ग्रुप में जर्नलिस्ट साथी थे, कहा कि शुक्र है हम भले वक्तों में पढ़ गए, वरना हम भी कुपड़ रह जाते या कहीं बाहर जाकर पढ़ते। वास्तव में ये स्थिति, जो मेहनती बच्चे हैं उनका तो कोई नंबर आना नहीं, आपके पास लीक पेपर, आप तो 100 में से 100 लोगे, मैं कहा जाऊंगा। ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है, ये देखनी पड़ेगी। सार्थक सिद्धांत ने क्या दिखाया कि सीबीएसई के अपने कागजों से दिखाया कि चयन प्रक्रिया कैसे बदली गई, कैसे कोएम्प्ट को फायदा पहुंचाया गया है, कैसे टीसीएस को किनारे लगाया गया। अब मंत्री जी के बयान क्यों कमजोर लग रहे हैं ये भी बताया, और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुप क्यों है ये भी बताया। तो एक चीज बड़ी साफ है कि जो जेन जी अपनी है वो डरती नहीं है, वो दस्तावेज भी पढ़ती है और सिस्टम के झूठ भी पकड़ लेती है और सिस्टम को नंगा भी कर देती है। और हालत ये है कि सिस्टम के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, जिसको आप सिस्टम कहते हैं ना, ये मान करके चलिएगा इस कोएम्प्ट के मामले में ये पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा, पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा, ये बचेगा नहीं। यू टेक इट फ्रॉम मी। मैं भी वो डॉक्यूमेंट्स जान के शेयर नहीं कर रहा आपसे किसी कारण से, लेट इट बी वेरीफाइड फर्स्ट, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ हम जो भी करेंगे। तो आज की तारीख में आशीष भाई ये बहुत बड़ी राहत की बात है, जिस तरीके से इस बच्चे ने मेहनत करके और पूरे देश के जो विपक्ष का एक जो पूरा नैरेटिव था उसको भी स्ट्रेंथन किया और परीक्षा प्रणाली को कैसे मजबूत किया जाए इसमें भी ध्यान दिया। अब जो असली बात है उस पर आइए। मोदी जी खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे थे अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, कि मोदी जी इस बार खुद परीक्षा पे ध्यान दे रहे। मोदी जी 12 साल से कहा गए 89 एग्जाम्स आर ऑलरेडी लीक्ड। 89 कभी सुना था आपने? 1947 से 2014 तक मिला लीजिए। इसको विश्व गुरु कहते हैं। आप बार बार कहते हैं ना विश्व गुरु किस में बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, बना तो दिया। खबरों को दबाने में विश्व गुरु है। बताइए कोई धोखा हो तो आप, कोई इनसे सवाल पूछ ले उसका मानवर्धन करने में इनसे बड़ा विश्व गुरु हो तो नाम बता दीजिए। नॉर्वे की जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ा। उस मामले में डंका पूरी दुनिया में बचता है। सवाल पूछ लो तो मुंह सूखता है, सवाल का जवाब नहीं दे पाता।
ना ये दे पाते। धर्मेंद्र प्रधान की देखी थी आपने, परसों आपने बाबू ने शो किया था, देखा ना? राहुल गांधी को कह रहे हैं, अपनी बता दे भाई। राहुल गांधी इस देश का शिक्षा मंत्री नहीं है। चुनाव की बात नहीं हो रही, बाइट परीक्षा लीक पे हो रही, और तुम क्या कर रहे हो? ये राहुल गांधी पगला गए, वो सारे चुनाव आएंगे। ये तो परीक्षा चुनाव की तो बात हो ही नहीं रही, परीक्षा की बात हो रही है। जिसके इंचार्ज तुम हो वो बता दो, वो नहीं बताएंगे, उसकी चर्चा नहीं। तो ये आशीष भाई मान करके चलिएगा कि इस बार ये गलत हाथों में फंस गए, इस बार ये नहीं बचेंगे, ये मान करके चलिएगा। और जो इनकी गत बनेगी ना, आप केवल सहज कल्पना कर सकते हैं। यहाँ का मीडिया तो नहीं बताएगा, लेकिन जैसे गार्जियन ने बताया है वैसे बाहर बताने वाले बहुत हैं, आप जैसे साथी हैं। और ये बात मान के चलिएगा कि ये जब तक ये बातें चलेंगी, कोई भी मीडिया और ये सारे जितने भी आपके कैच वर्ड्स है ना, CUET, NEET, CBSE, इन पे कोई वीडियो नहीं चलने वाला। मैं आपको कई दिन से कह रहा हूँ कि और कोई भी वीडियो चलाओ तो आप बता दीजिए, किसी का नहीं चला, चलने ही नहीं देंगे, वो सिस्टम इनके पास। तो लेकिन हमारा फर्ज है, हम देश की युवा पीढ़ी के हिसाब से हम देश का जो जागरण कर सकते हैं वो करेंगे। और फिर एक बार दर्शकों के लिए याद दिला दूं, नीट का एग्जाम NTA करता है, CUET UG का एग्जाम NTA करता है, CUET PG का एग्जाम NTA करता है, UGC नेट का एग्जाम NTA करता है, NCET का एग्जाम नेट करता है, NIFT का NTA करता है, जिपमेट का NTA करता है, CSIR नेट NTA करता है, गेट बी और BETA सारे के सारे NTA करता है। ये परीक्षाएं करते हैं। सोच करके देखिए इस देश को कहां पहुंचा दिए। जब देश की लगभग हर बड़ी प्रवेश परीक्षा और भर्ती परीक्षा NTA की जिम्मे है, तो बार बार सामने आने वाली अव्यवस्था, तकनीकी खामियां और कुप्रबंधन, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसको स्टैट्यूटरी बॉडी किसने नहीं बनने दिया? अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनती, इसका ऑडिट भी होता और ये संसद के प्रति जवाबदेही होती। किसने ये बनने दिया? मंत्री जी ने इसको अपने हाथों की कठपुतली क्यों रखा? ये सवाल है। अब मत पूछो, वक्त आएगा फिर पूछेंगे, बचेंगे नहीं। तो राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी से भाग नहीं पाओगे, जिस तरीके से जिस रास्ते पे चल पड़े हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि वायुसेना से परीक्षा पेपर हो जाएंगे, वायुसेना से। उससे तो अच्छा एक काम और कर लो, ब्रह्मोस से ले जाओ, उसकी स्पीड भी ज्यादा है। राफेल से ले जाओ, पुराना जहाज दिखा रहे थे आज, जो पोमेरियन से दिखाए ना, वायुसेना लगेगी परीक्षा प्रणाली में और में, तो ब्रह्मोस ज्यादा तेज चलती है, स्पीड बहुत ज्यादा है उसकी, एक्यूरेट डिलीवरी। मतलब इस देश को कहां लाके खड़ा करते हैं? जिसका जो काम है वो नहीं करेगा, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, उससे कोई सवाल नहीं होगा। और जिसका काम देश की रक्षा करना है वो तुम्हारे एग्जाम की रक्षा करेगा। और फिर कोई चूक रहेगी क्योंकि उनका तो एक्सपीरियंस नहीं है। जिनका एक्सपीरियंस है वो तो फेल, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है वो आगे करवाएंगे सारा। उनसे कोई चूक हुई, आपने सवाल किया, तो फिर आप देश रहोगे। और ध्यान रखिएगा मेरी बात, अभी जब सारा नैरेटिव बुरे तरीके से फंस गया है, अब बहुत जल्दी इसमें हिंदू पाकिस्तान का एंगल आने वाला है। एनी मोमेंट इट विल कम। कोई पकड़ा गया, कोई पाकिस्तान के हैंडलर पकड़े गए, कोई ये होने वाला है, कुछ न कुछ ऐसा आ जाएगा और सारे पोमेरियन को टास्क दे दिया जाएगा। जस्ट मिनट, घंटों की बात है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो बहुत जल्दी ये खबर आएगी कि कहीं पर मोदी जी की साजिश, मोदी जी के खिलाफ थी, कुछ था, भारत के खिलाफ साजिश थी, कुछ भी ऐसा आने वाला है। जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट पकड़े जाएंगे, कहीं भारत में आतंकी साजिश का भंडाफोड़, ऐसा कुछ भी। पकड़ ले, कहीं पकड़ लेंगे, सब कहीं पकड़ लेंगे। हाँ। एक बात देखो हेमंत भाई, मैं आपकी सारी बातों से मतलब 110% इत्तेफाक रखते हुए, एक जगह पर ये चाहते हुए कि मैं गलत साबित हो जाऊं, एक जगह पर ना इत्तेफाकी है। क्योंकि मैं हमेशा में कहा ना कि मेरा विषय ऐसा रहा है कि मैं, और स्वभाव ऐसा कि थोड़ा ना इत्तेफाकी हो ही जाती है। मेरा मानना है कि कायरों की औलादें कभी क्रांति नहीं करती, क्योंकि कायर पता है क्यों नहीं करती, उसकी वजह है, कायर अपनी औलादों के सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। समझिए ये बात, औलादों की गलती नहीं है। मैं कायर हूं तो मैं अपने बेटे को भी क्रांति नहीं करने दूंगा। असल समस्या यहां आती है, बेटा तो है, बेटा तो जेपी बनने तैयार है, संपूर्ण क्रांति, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, बेटा तो यहां पे जाना चाह रहा है। बेटा तो पूरी कुंडली लेकर के बैठा है इस सरकार और सिस्टम की, पूरा गिनवा देगा। लेकिन बेटा जैसे ही खड़ा होगा, हम बेटे के सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं बेटा। दो बातें निकलेंगी, बेटा कुर्बानी करनी पड़ती है विकसित भारत के लिए, 2047 में विकसित भारत बनेगा।
थोड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है। तो हम लोग को वक्त है कुर्बानी करें। मोदी जी ने कहा है कि कुर्बानी देनी है। दो कैटेगरी के, कायरो में भी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी ये होगी, दूसरी कैटेगरी होगी बेटा ये लोग बहुत खतरनाक लोग, ये बहुत खतरनाक लोग, इनसे टकराने से अच्छा जैसे है हम वैसे ही रह लेते हैं। कौन सा जो है हमें राजा बनना है। ठीक है, जिंदगी चल रही है ना, घर में रह लेंगे, खाने को अपने पास कमी नहीं है, जीने खाने भर का ऊपर वाला दे रहा है। ये बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूं, इसको आप इमेजिन करिए, इंप्लीमेंट करिएगा अपनी सोसाइटी पे, अपने अगल बगल। और मैं उसका साक्षी हूं, मैं बहुत चीज हूं। दुर्भाग्य से उसी कायर कैटेगरी में हूं, लेकिन जो है उसी कायर कैटेगरी में होते हुए भी थोड़ा सा डिफर करता रहा हूं। मुझे पत्रकारिता में, आपको बताऊं हेमंत भाई, मैं 1 मिनट, पत्रकारिता में मुझे सलाह देने वाले ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले। यही न्यूज लॉन्चर पर हमारी आदत को तो लोग भाई सालों से जान रहे हैं, 20 साल से जान रहे हैं, लेकिन न्यूज लॉन्चर पर मुझे बहुत बड़े बड़े, मतलब जिनके पास बीसीओ लाइसेंस है न्यूज चैनल के, अब सोचिए कि कितना, ऐसे ऐसे मालिकों ने सलाह दिया, यार छोटे भाई हो ना, राय लोग पूंजीपति लोग हैं, छोटे भाई हो, सलाह दे रहा हूं, ये क्यों करना। अरे कहीं भी नौकरी करोगे, कहीं भी रहोगे, तो 1.5-2 लाख रुपए तो महंगे हो नहीं, 1.5-2 लाख रुपए हम भी तुमको देते हैं या दे सकते हैं, अभी दे। इस रास्ते पे क्यों जाना। जानते नहीं हो इन दोनों को, नहीं जानते इन दोनों, क्या करेंगे पता नहीं होता है किसी को। तो वही मैं कहा ना कि कायरों की औलादे क्रांति नहीं करती है। हालांकि वहां पर मेरा जवाब था कि वो दोनों भी मुझे नहीं जानते, यही हकीकत है। मैं उन दोनों को ज्यादा जानता हूं, वो दोनों मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये फर्क है, क्योंकि वो दोनों इतने बड़े हैं कि उनके बारे में कुछ कुछ मुझे पता है, और मैं इतना सामान्य हूं कि मेरे बारे में उनको कुछ नहीं पता है, कि मैं अब सब कुछ त्याग करके ही ये शुरू कर रहा हूं। मुझे कोई भय और डर नहीं, सब त्याग करके मुझे पता है वर्स्ट क्या हो सकता है, वो भी मुझे पता है कि वर्स्ट क्या हो सकता है मेरे साथ, वो पता है मुझे। ये सोचना पड़ेगा हमें। ये बहुत सारी चीजें हैं। ये जेनजी बहुत जागरूक है, लेकिन हेमंत भाई मैं इसी पर फाइनल टिप्पणी, ये ठीक है, ये अच्छा पॉलिटिकली अच्छा लगता है कि युवा आपको छोड़ेगा नहीं, आपका हिसाब करेगा, लेकिन वो हिसाब करते करते बही फट जाएगा, खाता खत्म हो जाएगा। हैं? आज जिस हिसाब से हमारी वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, आपने धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र किया था, 30 सेकंड और, धर्मेंद्र प्रधान ने उस दिन क्या कहा था, राहुल गांधी देश को विकास की तरफ जाने शुरू कर रहे हैं, हम नए नए, मतलब जो दुनिया जिस दिशा में जा रही है टेक्नोलॉजी की तरफ, हम वो ला रहे हैं। आज पहले तो आपने देख ही लिया था, नीट से लेकर सब जगह टेक्नोलॉजी, आज देख लिया सीयूईटी में, देख लिया ना, सर्वर फेल हो गया, टेक्निकल ग्लिच आ गई। इस रफ्तार से हम जो है विकास के रास्ते पर जा रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं, और अगर यही रफ्तार कायम रही तो 2047 में देखिएगा आप, रोहतक में, हम नोएडा में, हम लोग अगर रहे, या एक ही जगह इकट्ठा होकर के केले का पत्ता बांध के और पत्थर से ऐसे पत्थर टकरा टकरा करके और चिंगारी पैदा करेंगे। तब तक तो नाले की गैस का जो एडवांस वो वर्जन आ जाएगा, तब चिंता मत कीजिए, उसे पत्र से जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ये चिंतनीय विषय रहा है हमेशा कि ये जो कायरता है ये किस तरीके से प्रभावित करती है। लेकिन उसी समाज के अंदर भगत सिंह भी पैदा हुए थे, राजगुरु भी पैदा हुए थे। ऐसा नहीं है आशीष भाई, निराशावादी होने की जरूरत नहीं। आप जो कह रहे हैं वो 100% व्यवहारिक बात है, लेकिन सारा समाज में मिट गया हो तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे पत्रकार साथी अभी काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा के काम कर रहे हैं, देश के जागरण का काम कर रहे हैं, जो उनका काम है कर रहे हैं। और दूसरे ऐसे भी है जो कुछ कर रहे हैं, उनको भी मुबारक, हमें उसमें कोई नहीं। जो आपने हेडिंग दिखाया कि भारत का डंका बज रहा है, पीट एक्सेस ने बताया सिंगापुर में, वहां अपने वहीं पे अपने जो सीडीएस चीफ थे उन्होंने बताया था कि जहाज गिरने की कोई बड़ी बात नहीं, नंबर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। वहां एम्बेसी ने नहीं बताया था, एमएसडी ने, वहां पे सीडीएस चीफ ने बताया था, जिसमें बड़ा भारी विवाद हुआ था, याद होगा।
तो सीडीएस चीफ थे। तो अब जो परिस्थिति है आशीष भाई, जो परीक्षा की आप बात करेंगे, तो जैसा मैंने आपको कहा कि 14 से लेके अब तक 89 एग्जाम्स लीक हुए हैं, जो अलग अलग मौकों पे। 2018 में सीबीएसई के पेपर लीक हुए थे, आपको याद होगा। 2015, 16, 21, 24 और 26 में फिर से नीट के पेपर लीक होने की खबरें आई। तो प्रधानमंत्री ने अब निगरानी क्यों रखी, पहले क्यों नहीं रखी? कोई इसका जवाब देगा आपको? अगर सरकार ने शुरुआती चेतावनी के संकेत मिलते ही कार्रवाई की होती, तो लाखों युवा भारतीयों का भविष्य हर साल खतरे में नहीं पड़ता। तब मोदी जी कहां गए थे? अब मोदी जी कहां से आगे बीच में? इसके बजाय कोई मजबूत निवारक प्रणाली लागू क्यों नहीं की गई? कोई गंभीर जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई? समस्याओं को नजरअंदाज क्यों किया गया? उसे बढ़ने क्यों दिया गया? और अब नुकसान होने के बाद प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत निगरानी के खोखले वायदे इस पूरे मामले पर मिट्टी डालने की फिराक में। सवाल ये नहीं है, देश में निगरानी की कमी नहीं है आशीष भाई, कमी है समय पर कार्रवाई की, कमी है देश में निवारक नियंत्रण की और जवाबदेही तय करने की। आपको पता है कि मोदी जी को ना तो जवाब देने की आदत है और ना सवाल लेने की आदत है। इसलिए तो आपको जाना है, पहले ड्रोन से विकास कार्यों पे नजर रखते थे, सुना था ना आपने कि मैं ड्रोन भेजता हूं दिल्ली से। ये जितने सड़क पुल जिनकी आपने कल मैंने शो किया 5 राज्यों 4 राज्यों में, वो ड्रोन वहां नहीं चलते क्या? वहां ड्रोन में कोई टेक्निकलिटी आ जाती है? मोदी के जहां जहां विकास कार्यों की पोल खुल रही है, गुड़गांव में ही देख लो जाकर के। G20 में जो आयोजन स्थल था वहीं देख लेते एक बार, कितना पानी खड़ा हुआ था। संसद भवन में पानी टपक रहा था, वो देख लिया होता। गुजरात के सारे मोरबी के पुल और वो सारे देख लेते। कहाँ है उनके ड्रोन? लफाजी नहीं चलेगी। अब ड्रोन से काम नहीं चला तो अब वायुसेना को ले आए, क्या करेगी वायुसेना? पेपर लीक कर रहा है पेपर सेटर, पेपर लीक कर रहा है ट्रांसलेटर, और वायुसेना की जांच से चला जाएगा तो उसमें ट्रांसलेटर और पेपर सेटर का क्या रोल है? कोई पूछे ही नहीं। पूरे के पूरे नैरेटिव, कोई सवाल पूछने वाला नहीं बचा ना भाई। और सीयूईटी का एग्जाम आशीष भाई, मैं हैरान रह गया, इतने बड़े पैमाने पे। आप ढूंढ के दिखाओ मुझे गूगल पे, वो खबर नहीं मिलेगी आपको। सोशल मीडिया पे जो नंबर 1 पे है, वो मेन स्ट्रीम में कहीं है ही नहीं। ये मोदी जी की छोटी अचीवमेंट नहीं है। मीडिया की गुलामी में आप ऑलरेडी विश्वगुरु हो। 157 तो वैसे कहते हो आप, वैसे कहते हो आप 182 देशों में। आप मान के चलिए कि आप 183वें नंबर पे हो। हाँ, मैं मतलब 100, तो पूरी जहां पे मोदी जी ने डंका बजाया उसकी आप बात नहीं करते। आपने कभी 1947 से लेकर 2014 तक 15 दिन में 4 एग्जाम्स का यह हाल होता देखा था देश के? जो अब हो रहे, फिर भी आप नहीं मान रहे कि मोदी जी ने विश्व गुरु बनाया था। सारी की सारी संस्थाओं को बर्बाद और नष्ट करके रख दिया, सारी की सारी संस्थाएं। चाहे वो परीक्षा तंत्र हो, चाहे वो न्याय तंत्र हो, चाहे वो जांच तंत्र हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, सब कुछ और मीडिया की तो पूछे मत, कंप्लीट कैप्चर। उसका परिणाम आशीष भाई यही होना है। लेकिन फिर भी मैं साधुवाद दूंगा उस बच्चे को 17 साल के, जिसने इतना बड़ा काम करके पूरे देश को एक राह तो दिखाई कि देखो ये भी एक तरीका है। आप समझ लीजिए उसके साथ क्या क्या बनेगी। उसको पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, उसको नहीं कहते रहे, साधुवाद भी हम देंगे। हम लोग जहां जहां जिस मुकाम पर खड़ा होना होगा, कभी कुछ अनिष्ट हो, बुरा हो, तो जरूर खबर न्यूज लॉन्चर के मेल पर कहीं भी डाल देना बच्चा। हम लोग एकदम कहीं भी ये सबका, क्योंकि वाकई इन सब पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये ड्रोन वाले हैं सर, और ड्रोन इनका कुछ नहीं देखता है, कोई विकास उकास नहीं वो करता। इनका ड्रोन क्या काम करता है, कहाँ पर नजर रखता है, वो जानना हो तो सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किशोर को आप लोग पढ़ना। वो बताते हैं कि इनका ड्रोन कहाँ पर करता है, ड्रोन से नजर कहाँ कहाँ रखी जाती है। नजर रखने की नजर रखने वाली आदत, ये कला इनमें गुजरात से है। गुजरात में भी नजर रखते थे किसी न किसी पर ये, और किसी न किसी नहीं, सब पर किस पर नजर रखते थे। ये बहुत सारी कपिल मिश्रा ने बताई थी, मोदी जी के मंत्री हैं मतलब बीजेपी के, उन्होंने बताई थी कि कहाँ कहाँ नजर रखते हैं। तो ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहाँ होता है, किस पर नजर रखने के लिए, ये सब मधु किशोर से पूछिए और सुब्रमण्यम स्वामी से। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।